आज के क्लास में प्रश्नावली 3.1 के कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे समीकरण का व्यापक रूप। समीकरण का व्यापक रूप। आज के क्लास में समझेंगे कि समीकरण का व्यापक रूप क्या है। सबसे पहली बात कि व्यापक रूप का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज जिस चीज से बनती है वही उसका व्यापक रूप कहलाता है। जैसे अगर हमें कोई ऐसा फॉर्मेट मालूम चल जाए जिससे समीकरण का निर्माण होता है, अगर हमें कोई ऐसा फॉर्मेट मालूम चल जाएगा जिससे समीकरण का निर्माण होता है, तो क्या होगा? तो हम हर उन समीकरण को बना पाएंगे जो समीकरण वास्तव में बन सकते हैं। अगर मैं कहूं 5, क्या 5 कोई समीकरण है? नहीं, 5 कोई समीकरण नहीं है। समीकरण होता क्या है, पहले तो इस बात को समझेंगे। तो समीकरण एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चर और अचर दोनों सम्मिलित होते हैं और साथ ही इसके बराबर में कुछ न कुछ लिखा होगा। जैसे अगर 2x² प्लस 3x प्लस 2 की बात करें, ये एक बहुपद है, लेकिन अगर मैंने इसके बराबर में 0 कर दिया, इसके बराबर में मैंने कुछ लिख दिया, तो मतलब कि ये समीकरण है। फिर ये समीकरण हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे समीकरण के व्यापक रूप। तो समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उसका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट क्या है, ध्यान से देखिएगा। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये है समीकरण का व्यापक रूप। इस फॉर्मेट के सहायता से आप जितने समीकरण चाहेंगे उतने समीकरण आप बना सकते हैं। जहां समीकरण के इस व्यापक रूप में यहां ए, बी और सी क्या है, इनको समझ लेते हैं। यहां ए, बी और सी ये तीनों अचर पद हैं। ए, बी और सी ये तीनों अचर पद हैं। मतलब ए, बी और सी ये तीनों एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब एक संख्या है। तो ए, बी और सी का मान आप कोई भी कांस्टेंट रखिए, कोई भी संख्या रखिए, समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। जैसे आपने ए का मान 1 रख दिया तो समीकरण क्या बनेगा, 1x प्लस आपने बी का मान 2 रख दिया, अपने मन से कुछ भी, समीकरण क्या बनेगा, 2y प्लस आपने सी का मान 5 रख दिया बराबर 0। ये समीकरण बनके तैयार हो गया। बस ए, बी और सी का मान इस फॉर्मेट में रखते जाइए, समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। 1 या 2 समीकरण नहीं, आप लाखों समीकरण बना सकते हैं। बस आपको समीकरण का ये एक फॉर्मेट पता होना चाहिए।
जो फॉर्मेट क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। आपने कहा सर ऐसा करते हैं, a का मान 5 रख देते हैं, b का मान 7 रखेंगे, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, और c का मान हम 15 रखेंगे। रख दीजिए। उस समीकरण का हल निकले या न निकले वो एक अलग बात है, लेकिन समीकरण बन के तैयार हो जाएगा अगर आप इस फॉर्मेट पे वैल्यू रखते हैं तब, क्योंकि ये समीकरण का फॉर्मेट है। तो a का मान 5, a के प्लेस पे 5 रखिए, 5x प्लस b के प्लेस पे 7 रखिए, 7y प्लस c के प्लेस पे 15 बराबर 0। ये भी समीकरण है। तो समीकरण का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है समीकरण का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट पे आप दुनिया के जितने समीकरण चाहें उतने समीकरण बना सकते हैं, और दुनिया के जितने भी समीकरण बने होते हैं जिन्हें हम क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, वो सभी समीकरण इसी फॉर्मेट से बनते हैं। ये समीकरण बनाने का एक फॉर्मेट है, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0, जहां a, b और c कांस्टेंट हैं, ये एक अचर पद है। अब देखिए इस समीकरण को और थोड़ा हम समझना चाहें, अगर एक साथ एक से अधिक समीकरण आए तो इस कंडीशन में हम क्या करें, आइए देखते हैं। जैसे अब हमें एक बात मालूम चलेगी कि समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। अब अगर आपको समीकरण दे दिया जाए और उस समीकरण से आपको a, b और c का मान निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? इस चीज को भी इसी के साथ समझ लेते हैं। जैसे रैंडम मान लेते हैं कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, और यहां से हमें a, b और c का मान निकालना है। हमें a, b और c का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसकी तुलना करेंगे, किससे तुलना करेंगे? समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे। आइए तुलना करके देखते हैं। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जब तुलना करते हैं तो जो वैल्यू सेम सेम होती है वो रिमूव हो जाती है, वो कट जाती है, और बाकी वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि जब समीकरण की तुलना होती है तो जो वैल्यू कटती है उसे काट कर नहीं दिखाया जाता, बल्कि हम लोग ये मान लेते हैं कि वो वैल्यू कट गई है। x से x कैंसिल हो जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, b का मान 2 आ जाएगा, और c का मान डायरेक्टली 7 आ जाएगा। अगर हमें समीकरण दिया हो और a, b, c का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल, समीकरण की तुलना समीकरण के व्यापक रूप से कर देंगे, a, b और c का मान निकल जाएगा। अब आइए थोड़ा और आगे देखते हैं। मान लीजिए इस बार आपको 2 समीकरण दिया है, डबल इक्वेशन आपको दिए हुए हैं, और उन डबल इक्वेशन में
आपको ए, बी और सी का मान ज्ञात करना है। तब कैसे ज्ञात होगा? पहला समीकरण है 3x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों में हमें ए, बी और सी का मान निकालना है। तो कैसे होगा? समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। इसकी भी तुलना करना होगा। इसमें भी तो ए, बी और सी का मान चाहिए। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। इसकी भी तुलना करते हैं समीकरण के व्यापक रूप से। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। यहां से देखिए समीकरण 1 से x का मान कट गया, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, y टू y कैंसिल हो गया। लेकिन तुलना कर रहे हैं तो y को काट कर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और c का मान 7 आ गया। समीकरण 2 में आ जाएगी। a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी और c की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको कंफ्यूजिंग होगा। अब अगर आप ऊपर वाले टर्म को छोड़ दीजिए, आपको ये बात नहीं पता है कि कौन समीकरण 1 है और कौन समीकरण 2 है। आपने यहाँ से देखा a का मान 3, यहाँ पे a का मान 4। अब आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। इस a के वैल्यू को देखने के बाद आप भ्रमित हो जाएंगे कि सर ये a का मान जो 3 लिखा है ये समीकरण 1 का मान है, या जो a का मान 4 लिखा है ये समीकरण 2 का मान है। ये मालूम कैसे चलेगा? दोनों तो a की वैल्यू है। समीकरण को ऊपर से गायब कर दिया गया, ये ऊपर से हट चुका है। अब क्या सिर्फ a के मान को देखकर आप इस चीज को बता सकते हैं कि कौन समीकरण a का मान है और कौन समीकरण 2 का मान है? आपके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही a की वैल्यू है। तो इस कंडीशन में अगर एक से अधिक समीकरण दिए होते हैं तो हमें यहाँ पर डिफरेंस पैदा करने के लिए कुछ अलग मानना होता है। अगर हम पहले वाले समीकरण में a1 मान लें, इसको b1 मान लें, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि a1 मतलब पहले समीकरण की बात चल रही है। अगर हम दूसरे वाले समीकरण को a2 मान लें, यहाँ b2 मान लें, यहाँ c2 मान लें, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि दूसरे वाले समीकरण की बात चल रही है। तो अब अगर हम यहाँ c1 मानते हैं, यहाँ c2 मानते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2, अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हमें समीकरण के व्यापक रूप में भी चेंजिंग करना होगा। तो अगर एक से अधिक समीकरण दिए होंगे, उस कंडीशन में अगर आप समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो पहले वाले समीकरण का व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरे समीकरण का व्यापक रूप होगा
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण का व्यापक रूप एक ही है, वो क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन एक से अधिक समीकरण है और उन समीकरणों में a, b और c के मान में डिफरेंस पैदा करने के लिए, उन a, b और c के मान में अंतर स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर a1, b1, c1 मान रहे हैं और वहां पर a2, b2, c2 मान रहे हैं। ये रीजन है, दिस इज द एक्चुअल रीजन। ये वास्तविक कारण है कि हम समीकरण को ऐसा मान क्यों रहे हैं। तो जब हम समीकरण को इस रूप में मानेंगे a1x, देखिए बना यहीं से, सारे के सारे समीकरण यहीं से टूट के बने हैं। समीकरण का मेन फॉर्मेट क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लेकिन अगर एक से अधिक समीकरण है तो a, b और c के मान में हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन समीकरण एक का मान है, कौन समीकरण दो का मान है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अलग अलग मानेंगे। समीकरण एक के लिए हर जगह 1 लगा देंगे, सब जगह 1 लगा देंगे। ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर फॉर्मेट तो यही है, फॉर्मेट तो समीकरण का एक ही है। अगर समीकरण 2 के लिए मानना है तो हर जगह यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब ये समीकरण के दो अलग अलग फॉर्मेट बनके तैयार हो गए हैं। लेकिन ये फॉर्मेट कहाँ से बने? तो ये इस जगह से बने हुए हैं। ये दो के दोनों फॉर्मेट मेन जो समीकरण का व्यापक रूप है इसी से बने हुए हैं। तो ये समीकरण का फॉर्मेट है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम लोग आगे समझेंगे। तो पहले ये समीकरण का जो फॉर्मेट है इसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई डाउट न रहे, और इन सारी बातों को मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। अब समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये है समीकरण का व्यापक रूप। अगर हमें एक से अधिक समीकरण दिए हैं तो वहां दोनों समीकरणों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को अलग अलग मानेंगे। समीकरण एक के लिए हर जगह 1 लगा देंगे। तो ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। समीकरण एक की तुलना करना है तो हर जगह 1 लगा दीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब अगर समीकरण 2 की तुलना करनी है तो हर जगह 2 लगा दीजिए। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर, ये समीकरण के व्यापक रूप है। पहले इतनी बातों को आप नोट कीजिए। अब समीकरण का मेन फॉर्मेट ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। यहीं से हमने दो अलग अलग फॉर्मेट बनाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब अगर कोई दो समीकरण आपको दिए, जैसे 3x प्लस 7y प्लस 4 बराबर 0,
पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। अब इनमें हमें a, b और c का मान निकालना है। तो हमें पता है कि दो समीकरण हैं, तो पहले समीकरण की तुलना अब हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से नहीं करेंगे, बल्कि अब हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन a1 का मान है, कौन b1 का मान है और कौन c1 का मान है। a1 मतलब समीकरण 1 की बात चल रही है, b1 मतलब समीकरण 1 की बात चल रही है, c1 मतलब समीकरण 1 की बात चल रही है। और जो a2x b2y c2 लिखा है, ये रिप्रेजेंट करता है कि समीकरण 2 की बात चल रही है। तो अब ध्यान से समझिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब तुलना करेंगे x 2x कैंसिल, a1 का मान आएगा 3, y 2y कैंसिल, b1 का मान आएगा 7 और c1 का मान डायरेक्टली 4 आ जाएगा, क्योंकि c1 के स्थान पे 4 है। अब इसकी तुलना कीजिए, x 2x कैंसिल, a2 का मान 2 आ गया, y 2y कैंसिल, b2 का मान 5 आ गया और c2 का मान 9 आ गया। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं, जैसे आपने दो समीकरण देखा, पहला समीकरण आपने क्या देखा, 3x प्लस 7y प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण आपने क्या देखा, 2x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस समीकरण से बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी, तो आप क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। समीकरण 2 में भी वही काम करेंगे, x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा। समीकरण 1 से 2 बिंदु प्राप्त करेंगे और समीकरण 2 से भी 2 बिंदु प्राप्त करेंगे, कम से कम। जब समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2-2 बिंदु प्राप्त कर लेंगे, तब आप ग्राफ खींचेंगे। तब ग्राफ खींचने के बाद आपको ये मालूम चलेगा कि इन दोनों समीकरणों से बनी रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी कि संपाती रेखा होगी कि समांतर रेखा होगी। इतना तामझाम करने के बाद आप समझ पाएंगे कि ये जो दो समीकरण दिख रहे हैं, इनसे बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी। इन दोनों समीकरणों से बनने वाली रेखाएं जो हैं वो कैसी होंगी, ये आप कब समझ पाएंगे, जब आप समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे, समीकरण 2 से 2 बिंदु निकालेंगे और उसके बाद आप इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों रेखाओं को मिलाएंगे, तब तो समझ पाएंगे कि इनसे बनने वाली रेखाएं कैसी होंगी। लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं, ये जो समीकरण का व्यापक रूप है, जो हम a1x, b1y और c1 से तुलना कर रहे हैं, इनसे तुलना करने के बाद इनका रेशियो निकाला जाए। रेशियो मतलब इनका अनुपात निकाला जाए।
तो इनका रेशियो निकालने से हमें ये मालूम चल जाएगा बिना ग्राफ बनाए कि समीकरण की रेखाएं कैसी हैं। हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को लिख लिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। मान कैसे निकाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करके। अब जब वैल्यू निकल चुकी है, सब कुछ फाइंड आउट हो चुका है, तो अब क्या करना है, अब हमें इनका रेशियो निकाल देना है, हमें इनका अनुपात निकाल देना है। रेशियो इनका अनुपात निकालते हैं, a1 अपान a2 का अनुपात, b1 अपान b2 का अनुपात, c1 अपान c2 का अनुपात। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो हमें बिना ग्राफ खींचे ये मालूम चल जाएगा कि ये जो रेखाएं हैं ये रेखाएं कैसी हैं। बिना ग्राफ खींचे हम ये समझ जाएंगे कि ये जो हमें रेखाएं प्राप्त होने वाली हैं ये रेखाएं कैसी होंगी। तो ध्यान से समझिएगा। अब हम रेशियो निकालते हैं। तो समीकरण का व्यापक रूप है ax प्लस by प्लस c बराबर, यहाँ से हमें दो समीकरण और प्राप्त हुए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम ये पता करना चाहते हैं बिना ग्राफ खींचे कि समीकरण से कैसी रेखाएं बनेंगी। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या एक दूसरे के संपाती होंगी। ये जानने के लिए हमें अनुपात निकालना होगा। किसका अनुपात निकालना होगा, a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात और c1 c2 का अनुपात। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये हमने अनुपात निकाला। अब मान लीजिए अनुपात निकालने के बाद, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, जब प्रश्नावली में सवालों को लगाएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। मान लीजिए अनुपात निकालने के बाद a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं आया, तो इसे कहते हैं बराबर, इक्वल टू, और इसे कहते हैं बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू। मतलब अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं आया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं पर बता देंगे कि समीकरण का हल कैसा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन मिले तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। ऐसे कंडीशन में समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। द्वितीय का मतलब होता है दो, और अद्वितीय का मतलब होता है दो नहीं, मतलब केवल एक की बात चल रही है। द्वितीय हल मतलब दो हल,
और यहाँ क्या लिखा है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मतलब दो हल प्राप्त नहीं होगा, केवल एक हल प्राप्त होगा। इसे हम और हिंदी में डिफाइन करें तो कहेंगे केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल। मतलब x का एक मान निकलेगा और y का एक मान निकलेगा। तो जब ऐसा कंडीशन होगा कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं होगा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में केवल एक हल प्राप्त होगा। और इस समीकरण की रेखाएं कैसी बनेंगी वो भी जान लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो समीकरण की रेखाएं बनेंगी वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है? ऐसी रेखा जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर समद्विभाजित करती है या किसी बिंदु पर कहीं भी काटती है, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर कहीं भी काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे ये एक रेखा, ये एक रेखा और ये एक रेखा। ये दो रेखाएं हैं, ये किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो इस रेखा का नाम होगा प्रतिच्छेदी रेखा। अब समझिएगा, अगर समीकरण का एक भी हल निकल रहा है, चाहे एक हल निकले चाहे हजारों हल निकले, तो ऐसा कहा जाता है कि दिया गया समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। तो अगर ऐसा रेशियो आपको प्राप्त होगा तो तीसरा पॉइंट आप यहां से कहेंगे कि समीकरण संगत है। समीकरण संगत है। समीकरण का एक हल प्राप्त हो चाहे हजारों हल प्राप्त हो, समीकरण संगत होगा। समीकरण संगत कब नहीं होगा? जब समीकरण का कोई हल नहीं मिलेगा। अगर समीकरण का कोई भी हल नहीं मिल रहा है तो मतलब समीकरण संगत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए ये पहली कंडीशन थी, ये दूसरी कंडीशन। मान लीजिए A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर हो जाए। B1 और B2 का अनुपात C1 और C2 के अनुपात के बराबर हो जाए। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो अब कैसा हल मिलेगा, कैसी रेखाएं मिलेंगी, इस चीज को समझते हैं। तो अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 ये प्राप्त होगा, तो इस कंडीशन में दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से ऐसी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल और ऐसे समीकरण की जो रेखा प्राप्त होगी ये संपाती रेखा मिलेगी। संपाती रेखा
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, सर संपाती रेखा क्या होती है? तो जब एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहा जाता है। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहा जाता है। जैसे ये एक रेखा है, अगर इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा भी हो, इसी रेखा के ऊपर तीसरी रेखा हो, इसी रेखा के ऊपर चौथी रेखा हो, पांचवी रेखा हो, तो जब एक ही रेखा के ऊपर एक से अधिक रेखाएं हों तो ऐसी रेखाओं को संपाती रेखा कहा जाता है। तो ये रेखा कैसी होगी? कुछ इस प्रकार की। ये एक रेखा, इसके ऊपर भी रेखा, इसके ऊपर भी रेखा। तो जब एक ही रेखा पर कई रेखाएं होती हैं तो उसे संपाती रेखा कहते हैं। तो अगर समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल मिल रहे हैं, मतलब समीकरण के हल तो मिल रहे हैं ना, चाहे एक हल मिले चाहे हजारों हल मिले, हल तो मिल रहा है। अगर हल मिल रहा है तो मतलब कन्फर्म है कि समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत होगा। तीसरा पॉइंट क्या समझना? अगर A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर आए, A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर आ जाए, लेकिन B1 और B2 का अनुपात C1 और C2 के अनुपात के बराबर न आए, A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर है, लेकिन B1 अपान B2 C1 अपान C2 के बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा और जो रेखाएं प्राप्त होंगी ये समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। समांतर रेखाएं मिलेंगी। और मैंने अभी आपको बताया है, अगर समीकरण का हल निकलता है तो समीकरण युग्म संगत होता है, और अगर समीकरण का कोई हल नहीं निकलता तो समीकरण युग्म असंगत होता है, तो समीकरण युग्म असंगत होता है। तो समीकरण युग्म क्या होता है? असंगत। और समांतर रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर का अर्थ ही है समधन अंतर, अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं तो उसे समांतर रेखा कहा जाता है। अब एक और बात यहां समझिए, एक चीज आप यहां क्लियर कर रहे हैं, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं तो हल निकल रहा है, और अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर रही तो हल नहीं निकल रहा है। जैसे पहले कंडीशन में दो रेखाएं एक दूसरे को कट की तो उनका हमें हल मिल गया। दूसरे कंडीशन में संपाती रेखाएं थी, मतलब कि ये एक रेखा थी, इसी के ऊपर दूसरी रेखा थी, तो जब एक ही रेखा पर
दूसरी रेखा होगी तो वो उस रेखा को कई जगह कट कर रही होगी। ये एक रेखा, इसी पर ये दूसरी रेखा है तो ये इसको कई बिंदुओं पे कट करेगी, कई बिंदुओं पे इसको कट करेगी। इसीलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। इसीलिए जिस कंडीशन में हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं उस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं निकलता। उस कंडीशन में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं निकलता है, क्योंकि समांतर रेखा की परिभाषा ही यही है कि दो रेखाओं के बीच का अंतर समान है। जो अंतर यहाँ से यहाँ तक होगा वही अंतर यहाँ से यहाँ तक, वही अंतर यहाँ से यहाँ तक। रेखाएं आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन इनके बीच का अंतर समान रहेगा, और जब दो रेखाओं के बीच का अंतर समान रहेगा तो वो कभी जीवन में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो उनके हल नहीं निकलेंगे, और जब समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा तो समीकरण युग्म असंगत होगा। तो सिंपल बात है, अगर एक हल निकले या हजारों हल निकले समीकरण युग्म संगत रहेगा। लेकिन अगर समीकरण का कोई हल नहीं निकलता है तो समीकरण युग्म असंगत होगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको जानने के बाद अब हम लोग बिल्कुल आसानी से प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।